नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सिंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पर आधारित। ये पुराने क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मुझे आशा है कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। ऑप्शन में दिए हुए हैं नागार्जुन परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। तो इसका सीधा सा उत्तर है भाई, सतलुज नदी घाटी पर भाखड़ा नागल डैम बनाया गया है। ये दो डैम हैं, भाखड़ा डैम अलग है और नागल डैम अलग है। और ये भारत के सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भी है। सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भी है भाई। नेहरू जी ने इसकी शिलालेख किया था। 1948 में इसकी नींव रखी गई थी और 1963 के लगभग ये बनकर तैयार हुआ था। सरदार सरोवर बांध ये तो गुजरात में है, ये आप भी जानते हैं, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में है, महानदी पे बना हुआ है ना। और नागार्जुन परियोजना ये है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। ये पीवाईक्यू है, जो पिछले एसएससी जीडी के क्वेश्चन जो पूछे गए उनमें से। ऑप्शन में दिया हुआ है विशु, पुथंडो और फिर लिखा है उगादि और ओणम। इसका सही उत्तर होगा ओणम। ओणम जो त्योहार मनाया जाता है वो राजा बलि की याद में मनाया जाता है। राजा महाबली, आपने इनकी कहानी सुनी होगी। ये राजा महाबली जो थे वो एक दैत्य हुआ करते थे, एक राक्षस हुआ करते थे। लेकिन ये केरल में राज किया करते थे, राजपाट इनका केरल में था। और जब इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया था तो देवताओं ने फिर सिफारिश की भगवान से। भगवान ने वामन अवतार लिया और फिर 3 पग में धरती नापने के लिए चले गए थे, जिसमें से पहली पग में उन्होंने आकाश नाप दिया था, दूसरे में धरती नाप दी थी। तीसरा पग कहाँ रखें ये बात हो रही थी, तो फिर राजा महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया था कि भाई आप मेरे सिर पे रख दो। इस तरीके से वो पाताल में चले गए थे। वो पाताल के राजा बन गए थे, लेकिन उस पाताल में जाने से पहले उन्होंने एक वर मांग लिया था। उस वर में उन्होंने ये कहा था कि मैं साल में एक दिन अपनी प्रजा को देखने के लिए आऊँगा। और इस तरीके से केरल में जो है ये हर साल आते हैं, ऐसे माना जाता है। और इसी की याद में ओणम नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। ये ओणम केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या होता है भाई, इस समय पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाई जाती है, इसे पुक्कलम बोलते हैं। बलमक्कली ये स्नेक बोट रेस होती है उस समय। और ओणम के साथ होता है एक, जिसमें केले के पत्ते पे पारंपरिक भोज जो है वो रखा जाता है, उसे खाया जाता है, ओणम साध। और तिरुवाराकली, कथकली, पुलिकली ये नृत्य होते हैं, सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिल जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और ये अमेरिका के संविधान में 1791 में बिल ऑफ राइट्स एक्ट के तहत जोड़े गए थे। बिल ऑफ राइट्स एक्ट इसके अंतर्गत जोड़े गए थे। और भारतीय संविधान में ये 12 से 35 तक उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये आपको याद रखना है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक उल्लेखित है। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो उसे क्या कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा, खाद्य मिलावट, खाद्य सुदृढ़ीकरण या फिर खाद्य पैकेजिंग। इसका सही उत्तर होगा खाद्य सुदृढ़ीकरण। ये क्यों किया जाता है भाई, इसमें गवर्नमेंट जो है वो जितने भी प्रोडक्ट वितरित करती है या किसी भी माध्यम से जनता तक पहुंचाती है, उसके लिए वह खाद्य पदार्थों में कुछ अच्छी चीजें मिलाती है। जैसे कि नमक है तो नमक में वह आयोडीन मिला देगी, आयोडीन, ताकि कुपोषण कम हो, है ना। आटा अगर वो बांट रही है तो आटे में वो आयरन
मिला देते हैं, या जैसे आटे में आयरन मिलाना, फोलिक एसिड मिला देना, ये सब काम गवर्नमेंट करती है, तो इसको कहते हैं खाद्य सुदृढ़ीकरण। जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है, तो उसी को हम कहते हैं खाद्य सुदृढ़ीकरण। ये खाद्य सुरक्षा क्या होता है भाई? फूड से सिक्योरिटी। इसमें तो सरकार जो भोजन है उसे वितरित करवाती है, जो आप देखते होंगे जितने भी अनाज जो वितरित किया जाता है पीडीएस के जरिए, उसमें। दूसरा है खाद्य मिलावट। खाद्य मिलावट तो भाई सरकार क्यों ही खाद्य मिलावट करेगी? खाद्य मिलावट का मतलब जैसे दूध में पानी मिला देना, या फिर जो आप देखते हैं काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देना, इस तरीके की मिलावट। एक होती है फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग में फूड जो खाने लायक है उसे पैकेज के जरिए बांटा जाता है, जैसे कि दूध आपने देखा होगा सांची का दूध आता है, तो इस प्रकार से उसकी पैकेजिंग की जाती है। या फिर कोई भी खाने पदार्थ खाने की पीने की चीज़ें आती हैं उन्हें टिन के डब्बे में बंद करके रखा जाता है, इन चीज़ों। तो इसका सही उत्तर होगा खाद्य सुदृढ़ीकरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? ऑप्शन है टेलीपोर्टिंग, टेलीकॉमर्स, टेलीसेलिंग, टेलीमेडिसिन। इसका सबसे अच्छा और सरल उत्तर यही है भाई, टेलीमेडिसिन। मेडिसिन दिख जाए तो वो भी समझ जाना कि भाई डॉक्टर पूछा है तो मेडिसिन से ही रिलेटेड होगा। टेलीमेडिसिन में जरिए आजकल डॉक्टर क्या करने लगे हैं, ऑनलाइन ही कंसल्ट करने लगे हैं। वो ऑनलाइन ही अपनी ओपीडी से मरीजों को देख लेते हैं, चाहे वो कितने ही दूर पे बैठे हों। वीडियो कॉल के जरिए वहीं से उनको गोलियों का प्रिस्क्रिप्शन भी दे दिया जाता है। इस तरीके से आजकल इलाज हो रहा है। ये प्रक्रिया काफ़ी लाभदायक भी साबित हुई है। हम देश विदेश में दूसरे देश के डॉक्टरों से भी किसी भी प्रकार की सलाह हम ले पाते हैं, है ना। किसी भी अन्य शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को हम टेलीमेडिसिन के जरिए दिखा पाते हैं। तो होता है टेलीपोर्टिंग। टेलीपोर्टिंग तो अब ये एक टेक्नोलॉजी जिसकी कल्पना की गई है, ये तो कभी संभव होना ही नहीं है, ये तो मूवी वगैरह में देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक पल में यहाँ और दूसरे पल में दिल्ली, तीसरे पल में मुंबई, तो ये सब तो फिल्मों में होता है। टेलीकॉमर्स के जरिए हम फ़ोन पर सामान मंगाना या ऑनलाइन किसी सामान को मंगाते हैं, उसके टेलीकॉमर्स कहा जाता है। टेली सेलिंग आपने देखा होगा, टेली सेलिंग में जितने भी लोग कॉल करते हैं, कहते हैं क्रेडिट कार्ड ले लीजिए या हमारा प्रोडक्ट है उसको ले लीजिए, इस तरीके की सेलिंग टेली सेलिंग कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा टेली मेडिसिन। इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन कृषि मंत्री हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। ऑप्शन में दिया हुआ है MS स्वामीनाथन, MB राव, C सुब्रमण्यम और बेंजामिन पीरीपाल। अब बच्चे जैसे ही देखते हैं कि हरित क्रांति लिखा है तो डायरेक्ट लगा देते हैं MS स्वामीनाथन, जबकि पूछा क्या गया है ये तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उन्होंने पूछा है तत्कालीन कृषि मंत्री कौन थे, ये ब्लैक रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तत्कालीन कृषि मंत्री हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने के एक प्रमुख व्यक्ति थे। इसका सही उत्तर है C सुब्रमण्यम, क्योंकि उस समय सिर्फ यही कृषि मंत्री भारत के थे जो हरित क्रांति को लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ये 1964 से लेके 1966 तक भारत के कृषि मंत्री रहे, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। और इसी समय एक वैज्ञानिक थे जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। ये तो वैज्ञानिक थे, है ना, लेकिन जो मंजूरी दिलाई थी वो कृषि मंत्री इन्होंने दिलाई थी, C सुब्रमण्यम। इन्हीं ने हाई यील्ड वेराइटी के जो बीज थे उनको बोने के लिए सबसे पहले राजनीतिक रास्ता साफ किया था। और दुनिया में अगर पूछा जाए कि दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति, ये है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में पूछा जाए तो भारत में है स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। इस प्रकार से आज हमने देखा कि कुछ जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए SSC GD के क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व किया। ऐसे ही हम डिटेल में क्लासेस लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।